इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 2020 के आपके पिछले ईयर के पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो सारे के सारे पिछले ईयर पूछे गए हुए प्रश्न होंगे, मतलब कि वो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इस वीडियो में हम लोग 2020 के आपके सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 5 का अर्थ ये हुआ कि हर साल लगभग 7 सेट, कितने सेट बनते हैं? टोटल 7 सेट बनते हैं, जिनमें से 4 सेट हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं। ये सेट नंबर आज हम 5 आपको डिस्कस करके देने वाले हैं, जिसका कोड क्या है? जिसका कोड है NN कोड है। इसके पहले 4 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये बात मत भूलिएगा। सेट नंबर 5 में हमने आपको पूरा फिजिक्स वाला पार्ट कंप्लीट करके दे दिया है, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम केमिस्ट्री वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री वाला जो आपका पार्ट है, जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट आता है, आपको पता होगा कि 3 खंड में हमारी साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें जो आपका केमिस्ट्री होगा वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? और शुद्ध जल का पीएच मान सभी बच्चे जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो पहले तो सारे बहुविकल्पी डिस्कस करेंगे। बहुत लोग कहते हैं सर बहुविकल्पी डिस्कस नहीं करते, पता नहीं वो कौन सा बच्चा है जो कहता है बहुविकल्पी डिस्कस नहीं होता। देखिए बहुविकल्पी क्या हो गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो पहला आंसर हो गया शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। तो पहले इसका आंसर मिल गया। क्यों 7 होता है? क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। दूसरा क्वेश्चन आपको वो भी स्क्रीन पर दिख गया होगा। लिखा है, निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा है कौन सी धातु जल से क्रिया करती है साधारण ताप पर। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। पहला तो आपको मिल ही चुका है आंसर। दूसरा क्वेश्चन है और इसमें कितने ऑप्शन हैं? टोटल 4 ऑप्शन हैं। देखिए खा नंबर क्वेश्चन है ये, और कितने ऑप्शन है? 4। अभी देखिए पहला ऑप्शन क्या रखा है, इन्होंने दे रखा है कॉपर, फिर लिखा है लोहा, फिर लिखा है जस्ता और फिर लिखा है सोडियम। अभी देखिए ध्यान से, पूछा साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है, और आपको पता है कि सोडियम धातु एक ऐसी धातु है जो जल से क्रिया कर लेती है। और जल से क्रिया करने के बाद आपको पता होगा सोडियम का टुकड़ा अगर आग में डाल दिया जाए तो फिर उसमें क्या होगा, वो सोडियम का टुकड़ा जल जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है सोडियम। अब बात ये होती है कि आखिर कॉपर क्यों नहीं होगा। आपने कभी कॉपर को देखा होगा, कॉपर का जो बर्तन ले लीजिए और उसको आप जल में डाल दीजिए, क्या रिएक्शन हो जाएगी? कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए लोहा, अगर लोहे को भी डाल देंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। साथ ही साथ जस्ता भी डाल देंगे तो तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोडियम डाल देते हैं, सोडियम का संकेत Na होता है, अगर वो आप डाल देते हैं तो रिएक्शन जरूर होगी। मतलब कि सोडियम इसका सही आंसर होगा। सोडियम ही एक ऐसी धातु है जो क्या करती है, ठंडे जल से क्रिया कर लेती है। अभी आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। लिखा है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंट किया है, प्रोपेनॉल नहीं होता है, नाम इसका होता है प्रोपेनॉल। सो कोई बात नहीं, प्रोपेनॉल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ग नंबर क्वेश्चन दिख तो गया होगा आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन किसका होता है। पहला लिखा है CHO, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, सारे बताएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसमें परेशान रहते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने OH, और चौथा ऑप्शन दे रखा है COO और H। देखिए ध्यान से, जो पहला वाला है वो आपका एल्डिहाइड समूह है। कौन सा है? पहला वाला एल्डिहाइड समूह का है। दूसरा वाला जो आपका है वो कीटोन समूह का है। अगर आपको IUPAC बिल्कुल नहीं आती IUPAC, सो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर ये केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन डिस्कस होगा। बहुत सारी IUPAC मुझे यहाँ नहीं पढ़नी है। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप 4th चैप्टर में जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए और वहाँ से आप वीडियोज़ को 2-3 वीडियो देख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये OH है, ये आपका एल्कोहल समूह है, ये आपको पता होना चाहिए। सो आप यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हो। ये एल्कोहल समूह है, और ये आपका जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह है। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का हमारा ये बना हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अब ये देख लीजिए। और नाम हमसे बोला गया था प्रोपेनॉल,
वहाँ पे प्रोपेनल लिखा है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है, प्रोपेनल लिखा होना चाहिए। अब ये जो प्रोपेनल आप देख रहे हो कि इसके पीछे आया है अल, सो अल कहाँ होता है? एल्डिहाइड में, इसलिए इसका सही आंसर होगा पहला वाला कि ये एल्डिहाइड। अब सोचिए आप, अनुलग्न देखकर आपको बताना है कि वो कौन सा समूह है। थोड़ा सा कठिन पूछा ना, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप उसमें घूम जाते हैं। अगर यही लिखा होता प्रोपेनोन सो कीटोन समूह होता, अगर यही होता कि प्रोपेनॉल सो अल्कोहल होगा, अगर यही होता प्रोपेनोइक सो फिर मेरा ये कार्बोक्सिलिक होता। इतनी बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने सारे लिख दिए हैं, आप लिख सकते हो इसका। मान लो आपसे पूछ लिया जाता कि प्रोपेनोइक का कौन सा होगा तो कीटोन पे टिक करते, सॉरी कार्बोक्सिलिक पे टिक करते। प्रोपेनोन पूछा जाता तो फिर कीटोन पे टिक करते। नोन ओन लग जाएगा पीछे तो कीटोन, अल लग जाएगा तो एल्डिहाइड, ऑल लग जाएगा ऑल तो फिर हमारा अल्कोहल, ओइक लग जाएगा तो फिर होगा कार्बोक्सिलिक। ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी, और हम 100% दावा करते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम के बाद जब 7 सेट बनकर आएंगे, आप उठा कर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन उसमें से ऐसा नहीं होगा जो इस चैनल पर डिस्कस ना किया गया हो। स्पेशली साइंस और मैथ्स में भी एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो इस चैनल पे डिस्कस ना हुआ हो। आपको सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे, सब कुछ। पिछले ईयर के पेपर ही सफिशिएंट है आपकी अपनी तैयारी के लिए। अभी देख सकते हैं 3 बहुविकल्पी डिस्कस हो चुके हैं। चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 6 का क नंबर का क्वेश्चन। अब यहां से शुरू होता है खेल। देखिए 6 का क नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, क नंबर क्वेश्चन लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताइए और रासायनिक सूत्र बताइए। मैंने कहा था ना कि फॉर्मेल्डिहाइड जरूर आता है, एसिटिक एसिड जरूर आता है। ये कब बताया था? 4th चैप्टर में। अभी देखिए 2020 में आ गया, सो हम लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड है क्या? ये फॉर्मेल्डिहाइड नाम से ही पता चल रहा है एल्डिहाइड समूह का है। फॉर्मेल्डिहाइड, फार्म होता है और एसी होता है। अगर फार्म है तो उसमें 1 कार्बन होगा, एसी होगा तो उसमें 2 कार्बन होंगे। ये साधारण नाम है, आईयूपीएसी नाम नहीं है मेरे लालिए, पर सब कुछ हम बताएंगे, आईयूपीएसी भी बताएंगे, स्ट्रक्चर भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड, इसका आईयूपीएसी नाम आपको जान लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है फिर बात करेंगे। आईयूपीएसी नाम के बाद इन्होंने पूछा है रासायनिक सूत्र, पूछा है क्या पूछा है? रासायनिक सूत्र। पर मैं रासायनिक सूत्र के साथ साथ आपको संरचना भी बता दूंगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे संरचना भी आपको बता दी जाएगी। आईयूपीएसी नाम फॉर्मेल्डिहाइड का सबको पता है, आईयूपीएसी नाम मेथेनल होता है। क्या होता है? मेथेनल होता है। उसके बाद देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? रासायनिक सूत्र होता है HCHO, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? इसमें कौन सा समूह है? एल्डिहाइड, इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और उसके बाद इस बार भी हमारा H हो जाएगा। अगर आप इसमें ये O इधर लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड के साथ H होना चाहिए। सो इतना आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने से पहले दूसरा भी क्वेश्चन देख लीजिए। इन्होंने बोला है एसिटिक एसिड, मिसप्रिंट है, एसिटिक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इन्होंने, कोई बात नहीं, मैंने नहीं लिखी है, ये नीचे बुक वाले हैं, इन्होंने जैसा चाहा वैसे छाप दिया, पेपर में आपको एकदम सही मिलेगा। एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल इसका देखिए आईयूपीएसी नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बार बार हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ। एसिटिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? पहले तो सूत्र देख लीजिए, इसका सूत्र होता है CH3COO और H, 2 कार्बन हुए, 2 कार्बन होता है तो एथ होता है, सो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। सो इसका मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से एथेनोइक इसका नाम होता है। अब बात रही इसकी स्ट्रक्चर की, देखिए सेक कार्बन, ये दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O, सिंगल बॉन्ड के साथ OH। अगर सिंगल बॉन्ड के साथ H लगा देते तो एल्डिहाइड हो जाता, OH लगा देंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। सो एसिटिक एसिड इसका नाम है। अभी देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 इधर। आपसे सिर्फ 2 नंबर में इसको और इसको पूछा गया था, ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता दिया है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे मैंने आपको ये सब बता दिया, एसिटिक एसिड और ये सब। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, क्या होता है जब, फिर से पूछा गया क्या होता है जब। अगला क्वेश्चन नज़र पड़ी मेरी, क्या होता है जब।
क्या होता है जब क्वेश्चन में दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता ही होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, 10 बार पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन इसी पे, है ना। देखिए देखा अभी क्या पूछा गया है, ये पूछा गया 6 का ख नंबर का फर्स्ट पार्ट पूछा गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। तो पहली बात तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaSO4.1/2H2O। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम लोग गर्म करते हैं। अब देखिए ध्यान से, जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, लेकिन अगर हम इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? इसे गर्म करेंगे तो इसका जितना भी वाटर है वो अलग हो जाएगा, वो वाटर इसका अलग हो जाएगा। हमसे पीओपी को गर्म करने के लिए बोला गया है, जिप्सम को नहीं। याद रखिएगा, गलत हो जाएगा अन्यथा आपका। CaSO4, और ये मैंने कहाँ पढ़ाया है? उष्मा का प्रभाव प्लास्टर ऑफ पेरिस में हेडिंग है, उसमें मिलेगा आपको रासायनिक गुण में। सो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अभी इसका नाम कैल्शियम सल्फेट, 1/2 को हेमी और इसको हाइड्रेट। सब पुराने बच्चे मेरे सब समझ रहे होंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्यों? सही कहा ना। अभी देखिए ध्यान से, क्या होगा? इसका कैल्शियम सल्फेट अलग बनेगा और हाइड्रेट इसका अलग से निकल जाएगा। कुछ आपको करना नहीं है, सब कुछ देखिए बिल्कुल वैसे लिखा था, डॉट हटा के प्लस लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है, एकदम सही है। ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट, और वो आपका वाटर अलग हो गया। ठीक है, सो इनके अगर आप नाम लिखना चाहोगे, सो ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इसे भी आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कह सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि उसका वाटर, ये हमने देखो गर्म करने का चिन्ह बना दिया। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, खाने वाले सोडे को गर्म किया जाता है। खाने वाले सोडे को, अब खाने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, और इसे गर्म करते हैं। ठीक, इसे जैसे ही गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पहली बात तो ये है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इससे सोडियम ये बन जाएगा। ठीक, उसके बाद इससे वाटर निकलेगा और इससे CO2 निकलेगी। अब इस पूरी रिएक्शन को देख लीजिए, 2 सोडियम इधर 1, 2 हाइड्रोजन इधर 1 कार्बन इधर 1 और 1 2, इधर 3 ऑक्सीजन उधर 3 और 3 6, इधर जितने हैं उसके जस्ट डबल उधर है। इसका मतलब आप इसमें 2 लगा दीजिए। ये है आपका खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, और ये है आपका धोने वाला सोडा, और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। समझ गए बात को? तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट, ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हो गई 1 नंबर की रिएक्शन। और क्या करना है, जान लोगे क्या बच्चे की? अभी समझ गए आप इतना, है ना? इस तरीके से हो गया। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ग नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, कहीं डाउट हो, आपको हर चीज़ अच्छे से रिवाइज करनी है। डाउट हो कमेंट कीजिए। गलती तो नॉर्मल सी चीज़ है, मुझसे भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है ना। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त बताइए। वर्ग पूछा है और आवर्त पूछा है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 17 दिया है परमाणु क्रमांक। ये कौन सा क्वेश्चन है? गा नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए परमाणु क्रमांक 17, अब बताओ परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है, सबको ये बात पता होगी। परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 17। और जितने लोग वीडियो देखते हो, कृपया कम से कम इसमें 2 कमेंट करके, लाइक करके बता दिया करो कि हाँ मैं हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, है ना। परमाणु क्रमांक 17, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। इसका इन्होंने पूछा है आवर्त और पूछा है वर्ग, ये पूछा है, ठीक। 17 होता किसका है बताओ? क्लोरीन का। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। क्या संकेत होता है? Cl होता है। तो लिख लो बगल में, लिख दोगे तो अच्छी बात है। आवर्त पूछा है, तो आवर्त के लिए इसमें देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8, 7। देखिए 1 2 3 काउंट किया, 1 2 3, तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा? 3। वर्ग पूछा है, लास्ट में नंबर देखा, तुरंत लिख दिया वर्ग, 7th। कंप्लीट हो गया। अब ABCD अगर लिखना है तो ये तुम्हें पता है कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ऐसे,
और यहाँ पे ये कहीं पाया जाएगा। सो इसका मतलब ये सारे ए वाले होते हैं, तो आप चाहो तो ए लिख सकते हो, अन्यथा नहीं लिख कर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आवर्त और वर्ग आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्यों प्रीमियर नहीं चलाया जाता था ये आपको पता होगा। इसलिए क्योंकि अगर हम प्रीमियर चलाएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम प्रीमियर चलाते तो फिर बच्चे ये पिछला वीडियो सही से नहीं देख पाते, पर आज चला दिया, अच्छी बात है, चल लेते हैं। अभी देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोला गया है, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। खनिज पूछा गया है और अयस्क पूछा गया है, बोला गया इसकी परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिए। समझिए, इंपॉर्टेंट है, मैंने 3rd चैप्टर नहीं पढ़ाया इसलिए ये क्वेश्चन अभी आपको अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, खनिज और अयस्क, तो लिखा है खनिज और उसके बाद लिखा है अयस्क, इनकी परिभाषा है, मैं बोल दूंगा, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए ध्यान से, जब भी कभी खुदाई वगैरह होती है ना, तो वहाँ से जो भी निकलता है पृथ्वी से अंदर से, उसे हम लोग कहते हैं खनिज। तो हम लोग कह सकते हैं कि खनिज में लिख सकते हैं आप, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे कि उनमें होता क्या है, मिट्टी होगी, कंकड़ होगा, पत्थर होगा, सब उसमें खनिज में मिला होता है। तो हम लिख सकते हैं कि खनिज में मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि मिले होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ खनिजों से आसानी से धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, कुछ खनिजों से आसानी से धातु को प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें अयस्क कहते हैं। तो अयस्क की परिभाषा क्या हुई, अयस्क वे खनिज हैं जिनसे आसानी से धातु को कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, आसानी से कम खर्च में धातु को प्राप्त किया जा सकता है। इस बात से एक सवाल उठता है यहाँ से कि क्या खनिज ही अयस्क है, क्या अयस्क ही खनिज है? तो याद रखिएगा, खनिज मतलब भंडार और अयस्क मतलब उससे निकाला गया है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी अयस्क निकाले गए हैं वो सारे के सारे खनिज थे। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यह है दोनों में के बीच का डिफरेंस। नहीं समझ में आया? सभी अयस्क खनिज से निकाले गए हैं, सो हम कह सकते हैं कि सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो पेपर में अंतर आता है, तो आप ये लाइन लिख दोगे नीचे, काम हो जाएगा। पर यहाँ पे इन्होंने पूछा है परिभाषा और उदाहरण, तो समझ में आ गया। अब उदाहरण समझते हैं, देखते हैं उदाहरण। ठीक है, देखिए उदाहरण ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मूला CuFeS2। ठीक, CuFeS2, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉपर पाइराइट का। किसका फॉर्मूला है? कॉपर पाइराइट का। ये एक ऐसा, ये खनिज भी है और ये अयस्क भी है। सो ये खनिज भी है और ये अयस्क भी है, दोनों है। अगर आपसे कॉपर का अयस्क पूछा जाता है तो भी आप यही लिख कर आइएगा। अगर आपसे कॉपर का अयस्क पूछा जाए तब भी यही लिखिएगा। अगर आपसे कॉपर का खनिज पूछा जाता है तब भी आप यही लिखिएगा। इस तरीके से ये हमने बता दिया आपको खनिज और अयस्क के बीच का डिफरेंस। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगर पूछ लिया जाए हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन की वाइफ है, ऐसा नहीं कहना है। हेमेटाइट किसका है? हेमेटाइट लोहे का। ओहो, अमिताभ बच्चन लोहे के बने ना, ऐसा नहीं है। ठीक, क्या है? हेमेटाइट पूछा जाता है तो आप लिख कर आओगे किसका? लोहे का। बॉक्साइट पूछा जाता है तो एल्युमिनियम का। ऐसा आप लिख के आ सकते हो। अगर आप कहो तो इसका फॉर्मूला बता दिया जाए तो देखिए, अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं। ठीक है, हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है लिख लीजिए, Fe2O3। ये हेमेटाइट है, हेमेटाइट ये हमारा लोहे का अयस्क है। आप यहाँ देख सकते हैं लोहा लगा हुआ है, हेमेटाइट। ठीक है, Fe2O3 हेमेटाइट। उसके बाद इसी तरीके से और होता है एक जिसका भी नाम मैंने क्या लिखा था, हेमेटाइट हो गया, और बॉक्साइट। हाँ, बॉक्साइट, ये Al2O3,
ये आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। ये हमारा एल्युमिनियम का होता है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, Al2O3, ठीक है, और पीछे इसके 2H2O भी लिख लीजिएगा वरना कोरेंडम बन जाएगा। सो ये हो गया बॉक्साइट, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो आप इसका हेमेटाइट और बॉक्साइट का लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, और अगर डिफिनेशन नहीं समझ में आई तो आप इसे जो है पिच से फिर से देख सकते हैं। खनिज और अयस्क भी हो गया। अब पूछा गया है मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम, पानी प्यास लगी थी बहुत तेज, पी लिया मैंने। आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो क्या है, देखिए ध्यान से। एक है, ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका खा नंबर क्वेश्चन है, 7 का खा, इसके पहले का था। पूछा गया मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, और फिर दूसरा नियम पूछा गया है आधुनिक आवर्त नियम। ये दो बातें हमसे पूछी गई हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है और आपको दोनों नियम याद हो जाएंगे। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होने लगेगी, पुनरावृत्ति होने लगेगी। ये क्या था, ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। सेम यही चीज परमाणु भार हटाकर परमाणु क्रमांक कह दीजिए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होने लगेगी। यह है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, मोज़ले ने। मेंडलीव के आवर्त नियम को मेंडलीव ने स्वयं दिया था। मेंडलीव ने परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में एक टेबल बनाई थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी थी वो मोज़ले के द्वारा बनाई गई थी। इनकी आवर्त सारणी को इन्होंने संशोधित किया था 1913 में। इस तरीके से ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अभी भी आपको अगर लिखा हुआ चाहिए सो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। ये रिवीजन क्लास है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। क्या पूछा गया है, देखिए इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ये रिवीजन है, लिखेंगे बहुत देर तक तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, इसलिए ये रिवीजन है, यहाँ पे ऐसे ही ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। फिर पूछा गया है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ये भी जल्दी बताया मैंने, ठीक। सबसे पहले ये क्वेश्चन कौन सा है, 8 का नंबर क्वेश्चन है, ठीक, जो कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, पर 3 क्वेश्चन मिला के इन्होंने बना दिया है। ये टोटल आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा है संतृप्त, ठीक, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक बहुत आसान है, समझ लेते हैं इसको, ठीक। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इधर संतृप्त उधर असंतृप्त, तो इसको हम तथा से डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, ठीक। इसकी पहली खास बात कि इसमें एकल बंध होगा, संतृप्त में एकल बंध पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका द्विबंध। कौन सा बंध पाया जाएगा, द्विबंध या त्रिबंध। तो लिख सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्वि या त्रिबंध पाया जाता है उन्हें हम लोग असंतृप्त कार्बनिक यौगिक या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा लिख सकते हो आप। इसका अर्थ क्या हुआ कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, कार्बन और कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड पाया जाएगा या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। इस तरीके से ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया, इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n, और उसके बाद अंतर के तौर पे बता रहे हैं ताकि अंतर भी आए तब भी आपको जो है काम हो जाए। ये हो गया संतृप्त, ये जर्नल फार्मूला होता है। इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और या करके लिख सकते हो आप CnH2n-2। ये एल्केन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है। सो आप इसके नीचे लिख सकते हो, इन्हें एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें एल्कीन व एल्काइन, तो या कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना, एल्काइन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से हो गया। अब मान लो आपसे उदाहरण पूछ लेता है, तो देखिए ध्यान से, इसमें आप मेथेन का उदाहरण दे सकते हो। देखिए इसमें किसके, सब सिंगल बॉन्ड के साथ पिछले सेट में पूछा गया है। इसमें आप डबल बॉन्ड के साथ दे सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया। एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए एक कार्बन के पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। इसमें और दे सकते हो आप C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन। आपका अगर डाउट है कि क्या हाइड्रोजन ऊपर नहीं लगा सकते, क्या नीचे नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखना कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। ये बहुत सारे डिफरेंस हो गए। एकल बंध हो गए, ये हमारे द्विबंध हो गए। इनको हम लोग संतृप्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनको असंतृप्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। हो गया, यही सारे डिफरेंस है ना, समझ गए बात को आप। तो ये और बहुत सारे भी हैं, पर इतने सफिशिएंट हैं, आप इतना बेसिक है याद रखिएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लीजिए क्या है, सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी क्या है, ठीक है, क्या पूछा गया है, ये खा नंबर क्वेश्चन है 8th का, और इन्होंने पूछा है सजाती श्रेणी क्या होता है। ठीक, देखिए ध्यान से, हेडिंग लिखते हैं और रिवीजन करवा देते हैं। देखिए ध्यान से, सजाती श्रेणी, ठीक। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सजाती श्रेणी वह श्रेणी होती है देखिए, यदि तत्वों का क्रियात्मक समूह समान हो और उन्हें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सजाती श्रेणी कहते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हो, समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सजाती श्रेणी कहते हैं। ऐसे लिख सकते हो आप। फिर से बोला जाए, समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सजाती श्रेणी कहते हैं। समझ गए। अब आप उदाहरण पे समझिए, ध्यान से देखिए। एक कार्बन इसमें हो गया एक बॉन्ड, एक कार्बन इसमें हो गया एक बॉन्ड, फिर एक कार्बन इसमें हो गया एक बॉन्ड। अब इसमें एक कोई समूह लगा दीजिए, मान लीजिए हमने इसमें OH लगा दिया, इसमें भी OH लगा दिया, और इसमें भी हमने क्या कर दिया, OH लगा दिया। देखिए इधर जगह नहीं थी, कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट होने लगेगा तो फिर हम देखिए ऐसे कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबका क्रियात्मक समूह समान है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH, इसमें भी OH। अब इसमें क्या कीजिए आप, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसका मतलब ये CH3OH बन गया। सो ये मेथेनॉल हो गया। इसमें क्या कीजिए, एक कार्बन और जोड़िए और इसके बाद इसको बैलेंस कर दीजिए। अगर आपने इसको बैलेंस किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH2 और OH बन गया। इसमें देखिए अब 3 कार्बन लगाने पड़ेंगे, देखिए ऐसे 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 करके, ठीक। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर इधर इधर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 CH2 फिर CH2 और OH। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। समझ गए। अब ये इन फॉर्मूलों को देखो ध्यान से, कुछ पता चलता है, कुछ विशेषताएं हमको पता चलती हैं। पहली चीज कि इनका क्रियात्मक समूह समान है। देखिए विशेषताएं, इनका क्रियात्मक समूह समान है। दूसरी चीज, इनके सब के बीच में देखिए, यहाँ CH3, यहाँ एक CH2 बढ़ गया, यहाँ एक और CH2 बढ़ गया, यहाँ एक और आगे बढ़ जाएगा CH2। इसका मतलब प्रत्येक क्रमागत क्या कह सकते हैं, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के बीच में CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप इसका जो है परमाणु भार निकालिए परमाणु भार। देखिए इसका परमाणु भार कैसे निकालेंगे, कार्बन का तो आपको पता ही होगा कितना होता है कार्बन का, ठीक है। कार्बन का परमाणु भार देखिए, 1 का 6, तो 6 का 2 गुना करोगे तो मतलब 12, तो एक कार्बन का 12 होता है।
3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का 16 होता है, 20 और देखिए ध्यान से कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन, 1 का 1 और 4 के 4। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 हो गया, 8 दूनी 16, ठीक, क्योंकि उसका 16 ही होता है। 20 और ये कितने हो गए? 32। इसका कितना है? 32। इसका निकाल के आप अपने आप देख लीजिए। इसका जब आप निकालेंगे तो 32 और 10 42 और 4 उसमें और जोड़ दीजिए, 46 आ जाएगा। निकाल के आप अपने आप देख लीजिएगा। इसका आप निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, ऐसे करके उसका निकालेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि इसका जब देखा तो कितना है? 14 बढ़ गया। इसका देखा तो 14 बढ़ गया। कैसे पता चला कि 14 ही बढ़ेगा? क्योंकि एक कार्बन का आपको पता है कि 12 और 12 और 2 हाइड्रोजन है, तो 14 ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका अंतर होता है 14 परमाणु भार का अंतर होता है। किसका? 14 परमाणु भार का अंतर होता है। 3 चीजें, सबका क्रियात्मक समूह समान, CH2 का अंतर, 14 परमाणु भार का भी अंतर। समझ गए? उसके बाद यहां लिख सकते हैं का अंतर। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज देखिए, इन्हें सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि इसका सूत्र बनाइए। इसका अगर आप सूत्र बनाने बैठेंगे तो ये बनेगा CnH2n+1 और उसके बाद O और H। ये बन गया इसका सूत्र, ठीक। अब आप इसमें n बराबर 1 रखोगे, ये मिलेगा। n बराबर 2 रखोगे, आपको ये मिलेगा। n बराबर 3 रखोगे, आपको ये मिलेगा। ऐसे एल्कोहल का बता रहे हैं सब कुछ, सारी श्रेणी के लिए ये लागू होगा। फिर कभी सजातीय श्रेणी मिलेगा तो किसी और का बता देंगे, एल्कोहल नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जितने पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको फिर और चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अभी देखो क्या कह सकते हो आप कि इन्हें सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। लो, ये इनकी विशेषताएं हो गई। पूछा नहीं था 2 नंबर में, तो सिंपल से सजातीय श्रेणी की डिफिनेशन पूछी थी। 4 में पूछते तब ये सारी बातें पूछते, ठीक है। सो मैंने फिलहाल बता दिया आपको। अभी सजातीय श्रेणी भी सब खत्म, ठीक। आगे देखिए ध्यान से, ये उन लोगों के लिए था जो लोग अभी तक पीछे हैं, बहुत कुछ नहीं पढ़ पाए। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन और अपमार्जक की निर्मलन अभिक्रिया। अब ये आपको साबुन वाले में जाके फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जाके पढ़िए आप, क्योंकि इसमें बहुत लेंदी है सब, लेंदी है, ठीक है। बहुत लेंदी है सब और समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो सो ये आप इसे 4th चैप्टर में जाके पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। हाँ, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से पूछा गया। 4 रिएक्शन है और 3 नीचे और चीज़ें हैं। 7 ये पूरे के पूरे हैं और इन्हें समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूछा गया है एस्टरीकरण अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। क्या पूछा गया है? एस्टरीकरण, ठीक। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं एस्टरीकरण। आप चाहें तो इसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया जाए, नहीं इसी में बताते हैं। देखिए ध्यान से, एस्टरीकरण पूछा गया है। 1 नंबर क्वेश्चन है। का में इन्होंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहले लिखा है और केवल समीकरण देने के लिए बोला है, केवल अभिक्रियाएं बताइए। तो एस्टरीकरण आपको पता होगा, एस्टरीकरण क्या होता है, ठीक है। और पूछा है इनकी सब की एथेनोइक अम्ल में ये सब दिया हुआ है। तो एथेनोइक देखिए याद रखिएगा, CH3COOH ये एसिटिक एसिड होता है। अगर ये CH3 या आप कह सकते हो C2H5OH एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड इन दोनों की जब रिएक्शन होती है, देखिए ये याद रख लीजिए, अगर एस्टरिक ये जितनी अब पढ़ने जा रहे हैं 4 रिएक्शन, अगर किसी भी सेट में नहीं आई तो आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। यूपी बोर्ड में हमेशा यही आया है और हर सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा। लिख के रख लीजिए कि हर सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा, चाहे तो आप कहीं का भी पेपर ला के दीजिएगा। 7 पेपर बनते हैं, अगर किसी में नहीं आता है ये 4 में से कोई भी क्वेश्चन, तो आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं। एस्टरीकरण ये जो रिएक्शंस आगे बताने वाले हैं जरूर आएंगी, हर सेट में आती हैं। CH3 ये देख लीजिए ध्यान से। अभी देखिए यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, बहुत अच्छे से सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये यहाँ से बन जाएगा वाटर। क्या बन जाएगा एस्टरीकरण में? ये बन जाएगा इसका वाटर। तो ये वाटर हो गया। क्या बचा? CH3COO। क्या बचा? CH3COO और बाद में बचता है C2H5। इसको मैंने बहुत तोड़ के अच्छे से सब पिछले 1-2 वीडियोज़ में बता रखा है, पर अभी यहाँ पे आया है तो थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे हम। एस्टरीकरण हो गया। दूसरी पूछी गई है, लिखा है कि NaOH के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? NaOH के साथ।
किसकी रिएक्शन करानी, NaOH के साथ, इसकी एसिटिक एसिड की। देखिए ध्यान से, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, और इसकी रिएक्शन करवानी किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। आपको पता होगा ये यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, दोनों मिला के पानी बना देंगे। सो यहाँ बन जाएगा H2O, क्या बचेगा, CH3COO, और उसके बाद बचेगा Na। सो ये Na हो गया, इसका नाम एथिल एसीटेट, इसका नाम सोडियम एसीटेट। सब क्या होता है जब वाला एक वीडियो है, बहुत अच्छे से वायरल हो रहा है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें सब्सक्राइबर, और आप लोगों की वजह से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनमें 50K के ऊपर पहुंच चुके हैं हम लोग, और एक तो वीडियो 75 को छूने वाला है। 75K, 75,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आप अगर ये वीडियो ये वाला 2-3 दिन बाद देख रहे होंगे तो शायद ही वो 80K होगा, क्योंकि डेली बढ़ रहा है वो तेज़ सी स्पीड से। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा बोला है NaHCO3 के साथ अपक्रिया, किसके साथ, NaHCO3। यहाँ भी देखिएगा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें किसके साथ रिएक्शन करानी है, इसके साथ। तो देखिए CH3COOH, और इसकी रिएक्शन करवानी है NaHCO3 के साथ। क्या बनेगा, देखिए ये CH3COO और यहाँ से Na, क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3COO और उसके बाद Na, और उसके बाद फिर यहाँ से H, यहाँ से एक H, 2 H हो जाएंगे, एक वाटर ले लेगा ये, मतलब एक ऑक्सीजन ले लेगा, और ये CO2 बन जाएगा। ये सब बता रखा है हमने पहले ही आपको। तो अभी इसका 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथे का हम बताते हैं, नहीं चौथा भी तुरंत बता ही देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। NaH की जगह पे इस बार NaCO3 कर दिया है, ठीक है, ऐसे कर दिया है। अभी अगर इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है तो देख लीजिए, फिलहाल कहीं बैलेंस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन करानी है, तो CH3COOH। ये सब बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने पहले भी, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं कर रहे हैं। ये हो गया CH3COO, तो हम लिखेंगे CH3COO और उसके बाद Na, ठीक। अब Na इधर 2 थे, इधर एक ही था, ये CH3, ये, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, ये 2 बार और ये 2 बार। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलेंगे हमको, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ से एक ही ऑक्सीजन ले लेगा और उसके बाद CO2 बन जाएगा। अब पूरी रिएक्शन आप देख सकते हो, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। एक Na यहाँ पर भी है, 2 Na यहाँ है, 2 हमारे CH3CO यहाँ है, फिर उसके बाद ये 2 आगे लगा दीजिए, ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरीके से आपने देखा कि ये कैसे मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा स्पीड में चले इस बार, है ना। अभी देखो 4 रिएक्शन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ भी आपको डाउट हो आप तुरंत जो है क्या होता है जब वाला एक वीडियो मैंने बना रखा है वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला देखिए ध्यान से, पूछा निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए, और पूछा मेथेन के दहन की अभिक्रिया। मेथेन का दहन, पहला है मेथेन का दहन, का नंबर, तो का नंबर, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और ये दहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ जला देना। अगर आप मेथेन को जलाओगे तो मेथेन में कार्बन होता है, और कभी भी कार्बनिक यौगिक कोई भी अगर जलेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी, इसका मतलब इससे CO2 गैस जरूर निकलेगी, ठीक है मेरे लाल। और उसके बाद अभी 4 हाइड्रोजन से, सो यहाँ पे वाटर जरूर निकलेगा, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, सो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अभी देखिए ऑक्सीजन भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर है, ठीक। खा नंबर देखिए ध्यान से, मेथेन का दहन हो गया। फिर पूछा है एथिलीन की योगात्मक अपक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिलीन की योगात्मक, एथिलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी योगात्मक की अपक्रिया। देखिए योगात्मक में होता है क्या, हाइड्रोजन होता है, और इसमें निकेल उत्प्रेरक होता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये किससे जुड़ता है और जुड़ने के बाद क्या बनाता है, देखिए ध्यान से। एथिलीन, यही फॉर्मूला होता है एथिलीन का, एथिलीन ही पूछा गया था ना, एथिलीन की योगात्मक, ठीक है। योगात्मक मतलब जुड़ जाना। अभी देखो ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, और जैसे जुड़ जाएगा ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसका मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हो गया आपका एथेन। ये हो गई योगात्मक अपक्रिया। कुछ था कठिन, बताओ, कुछ भी तो नहीं है। फिर अभी देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखिए ध्यान से, अभी एक क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस से और आया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4 और हाफ H2O, इसमें वाटर डाल दिया गया है। कितना वाटर डाल दिया जाएगा, 3/2 H2O,
इतना वाटर जैसे ही डालते हैं ये बन जाता है CaSO4.2H2O और इसे हम लोग कहते हैं जिप्सम। अगर आप इसको फिर से गर्म कर दोगे तो फिर से ये बन जाएगा। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। थोड़ा सा स्पीड में चले क्योंकि ये सब बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था, ये जिप्सम था, सब पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सेट पूरा कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वाले सेट में हम लोग बात करेंगे 6 नंबर सेट की, फिजिक्स वाले पार्ट की। जल्दी से ये सेट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर कुछ बच्चों की इच्छा है कि कुछ ना कुछ बायोलॉजी के लिए कर दिया जाए। सो बायोलॉजी के लिए कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ करेंगे ताकि एटलीस्ट कम से कम अच्छे नंबर आपके आ सकें। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल ये कोशिश यही है कि जल्दी से सारे सेट कंप्लीट हो जाएं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब मैथ की क्लास का इंतज़ार कीजिए। अब इसे हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।